जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की इस क्लास में। फिर हमारा दूसरा क्लास है और वही रिवीजन करेंगे जो हमने पिछले क्लास में किए थे। आज भी हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं लुसेंट का और 6 से लेकर 12वीं तक का हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, साथ साथ साइंस। इन सारे विषयों को हम जो है कवर करने वाले हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कोई कमी महसूस हो या कुछ कमी दिख रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम उससे और भी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला मोटिवेशन लाइन है, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर वही अकेले ज़िंदगी से गुजरते हैं जो ज़िंदगी में सही फैसले लेते हैं और सही समय पर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करेंगे। और फिर से वही चीज़, हमें मेरा टारगेट है 2 महीने के अंदर में, यानी कि 1.5 से 2 महीने में इसको ख़त्म कर देना, रिवीजन कर लेना। आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज की हिस्ट्री की। तो जहाँ से हम छोड़े थे कल, आज वहीं से फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे। वहीं बात करते हैं आध्यात्मक ज्ञान के विषय में, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बात करते हैं कठोपनिषद में प्राप्त होता है। और नचिकेता यम का संवाद बीसी में प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि वैदिक नदी कुंभा, यानी कि जिसको काबुल भी कहा जाता था, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में है इसका स्थान कुंभा का, वैदिक नदी कुंभा। याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कहाँ पे पाया जाता है काबुल या कुंभा नदी। तो बात करते हैं कपिल मुनि। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन पर आधारित था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो था, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। अब बात करते हैं किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र, यानी कि देवी सावित्री को संबोधित है, किस पुस्तक में यह वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? महर्षि गौतम ने। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, प्राचीन भारत में कनिष्क से निष्क जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क जो जानते थे, स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित था। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुक्त था। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुक्त जो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चौसे चरक, चौसे चिकित्सा, इसे याद रखना है। अब बात करते हैं यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन आरंभिक विचारधारा से है? सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में, ये याद रखना है। वेदांत 6 होते हैं टोटल, इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी, यानी कि लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है तो सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई की बात करते हैं, काल यानी कुटुंब थी। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन से? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये ईरान से संबंधित था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी का वर्णन मिलता है? जादुई माया, काला जादू आदि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। सबसे बाद वाला वेद भी अथर्ववेद ही होता है, ये ध्यान रखना। इसी में जादू टोना, उपचार, प्रेम,
यादि शब्द का वर्णन जो होता है अथर्ववेद में ही मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है निर्जाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो बात करते हैं ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्य यानी कि वध योग नहीं, किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय को मारने के लिए, नहीं मारने के बारे में जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी गाय को वध योग नहीं माना गया था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्बा, कुम्र नदी, कमरू नदी और कुब्बा नदी, याद रखना है अफगानिस्तान में बहते हैं ये सब नदी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? यानी कि आर्यों को आर्कटिक होम यानी घर बताया था, इसका सिद्धांत जो बीजी तिलक ने दिया था। आर्यों का आगमन स्थान। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रिपित है? गद और पद पाए जाते हैं किसमें? यजुर्वेद में, याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं संस्कारों की कुल संख्या की बात करें तो 16 हो जाते हैं। 100 से संस्कार, 100 से 16, ऐसे भी याद कर सकते हो। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो चलिए वहाँ से क्या होता है कि अब तो आगे बढ़ गया, तो अब बौद्ध और जैन धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं, और वो भी एनसीईआरटी और लुसेंट बेस्ड बने रहें। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में हुआ था। वह आदितम बौद्ध धर्म साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जातक, जातक जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसी में क्या होता है, बौद्ध धर्म की क्या होता है, विभिन्न जन्मों कथाओं आदि के विषय में वर्णन मिलता है इसी में। त्रिपिटक शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। और इसका अंतिम संस्कार राजा मल्लों ने किया था। मल्ल राजा जो है उन्होंने किया था, ये याद रखना है। दोनों धर्म का किया था, जैन और बौद्ध दोनों का। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और 483 ईसा पूर्व जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, याद रखना है। वो भी किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, और राजगिरी में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नागार्जुन की बात करें। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन की बात करते हैं बौद्ध दार्शनिक थे, ये याद रखना है। और किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में प्रथम हुआ था, ये ध्यान रखें, पहले भी हम बता चुके हैं। दूसरा हुआ था, पहला ही हम बता ही देते हैं इसको बेसिक से। इसका क्या होता है, राजगिरी में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कश्मीर कुंडलबंद में, ये याद रखना है। रावे पाकू ऐसे ट्रिक याद रख, आराम से याद हो जाएंगे। वही बात करता है अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु से, यानी कि अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म में दिया गया था, जिसका सूचक होता है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय में। वही बात करते हैं मिलिंद पनु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के बीच है। मिलिंद पनु और राजा बौद्ध भिक्षु को जो था नागसेन, इसी के दोनों के बीच जो संवाद हुआ है वो पुस्तक मिलिंद पन्नों में वर्णित है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब यही है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेते हैं और इस तरह भी पूछे जाते हैं। बात करते हैं महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मिनी के नाम से जानते हैं। वही बात करते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध चतुर्बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित था? कुंडलवन कश्मीर, पहले भी बता चुके। इसी के समय में क्या होता, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान में बट गया था, एक महायान में बट गया था, दो भागों में बटा था, ये ध्यान रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पहले भी बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध
के जीवन से जुड़े प्रतीक, बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़े प्रतीक काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाथी की बात करें, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी उसका प्रतीक था। कमल की बात करें, जन्म का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। सांड की बात करें तो यौवन का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा को गृह त्याग, और पीपल को जो है ज्ञान की प्राप्ति। पीपल वृक्ष देखते होंगे बिहार में पीपल का जो पत्ते का चित्र विद्यालय सब में बनाए जाते हैं, तो बिहार का राजकीय वृक्ष भी होता है, ये ध्यान रखना। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक होता है और पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। अब वही बात करते हैं स्तूप की, बात करते हैं मृत्यु का प्रतीक माना जाता है स्तूप को, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध का गुरु की बात करते हैं अलारक्रम था पहला गुरु, और दूसरा गुरु था रुद्रक्रमपुत्र। कौन था? रुद्रक्रमपुत्र, ये याद रखना, रुद्रक्रमपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यहाँ पे है बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है। तो बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, इन चारों व्यक्तियों को इसने देखा था सर्वप्रथम बुद्ध ने। तो इसमें जो है वैराग्य की भावना इन 4 दृश्यों के कारण बलवती है, यानी कि उसमें पनपती है, ध्यान रखना। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला था, ये ध्यान रखने। विक्रमशिला भागलपुर में, अपना भागलपुर में, ध्यान रखना। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया था? अशोक के द्वारा। और बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में? तो पाली भाषा में हुआ था। कश्मीर में बात करते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संहिता अर्जित हुई थी, उसकी रचना किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, याद रखना है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के समय में, याद रखना, ये भी खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वहीं बात करते हैं बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी था। इन्हीं ने क्या किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध की माँ मर गई थी, तो मृत्यु होने के बाद जो है इन्हीं ने, यानी कि मौसी थी उसकी, तो बाद में चाची भी, कभी कभी चाची भी पूछ लेते हैं, कभी मौसी, इसी ने पालन पोषण किया था। अब बात करते हैं बोध गया स्थित है, तो बिहार में, बिहार के गया जिले में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इसके जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज को किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? महिला और शूद्रों के महत्वपूर्ण वर्गों पर डाला है। वही बात करें बुद्ध के गृह त्याग, हम पहले भी बता दिए, ये जो होता है घोड़ा होता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक के समय में। इन्होंने ही पड़ोसी देश जितने भी हैं सारे जगह जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। इसी ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। इसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब वही बात करें सांची क्यों विख्यात है? सांची की अगर बात करें, सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध धर्म का, बौद्ध का, भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ? तो पाली भाषा का, याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश संबंधी था? कोलिया वंश संबंधी था। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक राजा के, ये ध्यान रखना है, काफ़ी पूछे गए, देख सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुक्मिणीदेवी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख मिलता है। ये
कौन उल्लेख किया था? अशोक ने किया था अपने अभिलेख में, ये ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। कई बार पूछे गए, देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वही बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की बात करें के बाद पहले सारनाथ वाराणसी के निकट पहुंचा, ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये ध्यान रखने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। महावीर का जन्म जांत्रिक में। महावीर की माता का नाम त्रिशला। महावीर का मूल नाम वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ? पावापुरी में हुआ था। अब बात करते हैं जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24 थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें एवं अंतिम थे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन के स्वतंत्र संप्रदाय के संरक्षण स्थूलबद्ध थे। 100 से सितंबर 100 से स्थूलबद्ध, इसे याद रखना है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों के सोलंकियों ने करवाया था। और त्यागवाद सिद्धांत किसने दिया था? जैन धर्म का है त्यागवाद का सिद्धांत। अब बात करते हैं एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री के क्वेश्चन, जहाँ से हमने कल छोड़े थे वहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वही बात करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। तो बात करते हैं 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। बात करते हैं डैश के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका यानी कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई थी। भारत सरकार जन्म 1858 के तहत, ये ध्यान रखने। वह देश था यानी कि वह कौन था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? ये भारत शासन अधिनियम यही था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता जो लेकर ब्रिटेन के राजा यानी कि राजा हो या रानी उसके हाथों में समर्पित कर दिया था, ये ध्यान रखना है। ब्रिटेन के डैश के द्वारा यानी किसके द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारत शासन अधिनियम की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीयों को भी चुनाव में सीटों का आवंटन किया गया था। ये पहली बार किया था इस अधिनियम के तहत। वहीं बात करते हैं भारत के संविधान में किसके द्वारा कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया था? भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो सबसे अधिक संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को इन्हीं अधिनियम के द्वारा लिया गया था, ये ध्यान रखना। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। 8(1) के द्वारा जो है मान्यता मिली थी। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा किया गया था? 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये याद रखना है। भारत सरकार के साथ मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो इस भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा का गठन और कार्य प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि भारत के संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी तो 23 समितियां थी, याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1940 को खूब पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अब बात करें भारतीय संविधान डैश शब्दों में बना है तो 1,17,363 शब्दों में बना है। कभी इससे ज़्यादा भी 20,000 कुछ देता है, लेकिन लगभग इतना ही दिया है, लगभग सही है। भारत का संविधान लिखा गया है 2 वर्ष अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 2 वर्ष से अधिक लगा था नहीं, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान लिखने में। बात करते हैं भारत संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावनाओं में एकात्मक माना गया है। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। कौन? H.C. मुखर्जी। वही बात करते हैं भारत का संविधान
संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने महिला सदस्य थे? 15 थे। भारतीय राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। तो यह कथन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान को की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है तो द्वैध शासन है। अब बात करते हैं मसौदा समिति की बात करें। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? भीमराव अम्बेडकर। तो ये हो गया एक पेज, कल का हम भी बात किए थे, आज भी हम फिर दूसरा बात कर लेते हैं। दो पेज करके सबका चल रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और पहला अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। पहली बैठक में यह ध्यान सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा था। ये ध्यान में आप क्वेश्चन भी आ चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैश तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किस 10 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? 3 वर्षों के विचार विमर्शों के बाद जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखें। और सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री भी है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था आर के सन्मुख शेट्टी ने। भारत के संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान तो भारत का ही है, ये ध्यान रखना है। लेकिन विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था सबसे पहले। और लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से विकसित हुआ था, ठीक है, फ्रांस से। और सबसे पहले बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा अलिखित संविधान, यानी कि लिखित नहीं है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान, लिखित सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का, ये याद रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कानून दिवस, संविधान दिवस, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। किस डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, भारतीय संविधान को जो है भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ये हमारा पॉलिटिकल हो गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स 3 और जनरल साइंस की। बाद में करंट का हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की। 6 से लेकर 12वीं तक की जो रिवीजन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। वहीं बात करते हैं हम कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। ये नहीं रहेंगे तो उत्पादन आप नहीं कर सकते। 4 चीज़ें जरूरी होते हैं। अल्पकालीन औसत लागत डैश के बराबर होता है, औसत परिवर्तन लागत प्लस औसत नियत लागत के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन के डैश चरण में। सीमांत उत्पादन का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है, 2 चरण में गमन करता है। परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो औसत उत्पादन को इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या कहलाता है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन होते हैं जो सभी परिवर्तनशील होते हैं। अब बात करते हैं पूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है क्या कहलाता है? ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर यह बेलोचदार हो जाता है। यानी कि सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार हो जाता है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर यह बेलोचदार हो जाता है, ये ध्यान रखना। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है। तो मांग की कीमत लोच, ये याद रखना। वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतना ही समृद्ध होगा, कीन्स गुणक के अनुसार कहा गया है। वही बात करते हैं निवल मूल्य नेट वर्थ का सूत्र होता है निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं, ये याद रखना है। वही बात करते हैं आर्थिक लाभ
कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को जाना जाता है, उत्पादन के घटक के रूप में जाना जाता है। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्यों को कहा जाता है यथार्थ प्रेरक कहा जाता है। डैश के कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होना है तो परिवर्तित अनुपात के नियम के अनुसार। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में डैश एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं, संयोजक में दर्शाता है। सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है तो बड़े पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है तो औसत उत्पादन को खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को कहा जाता है उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गिफिन वस्तुओं का संबंध होता है आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है जिसे डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। शून्य निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास यहाँ पे दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तन लागत के योग को जाना जाता है कुल लागत के बराबर के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जाना जाता है, औसत लागत के नाम से जाना जाता है। हासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता क्या होते हैं, हासिल होते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और रुद्ध थी। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ये खूब पूछे जाते हैं, बीबीआई, ये याद रखना है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद था तो सकल घरेलू उत्पाद कितना था, 2.7 लाख करोड़ था, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं वह धन जो किसी व्यक्ति की आय में स्थानीय और राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होती है तो प्रायोज्य आय कहलाते हैं। जब हम एनएनपी यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होती है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ये भी खूब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सामान्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। आर्थिक विकास एक अच्छा संकेतक डैश के निरंतर वृद्धि है तो जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म तो उसमें होता है। वही बात करते हैं हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के रूप में विचार करना चाहिए क्योंकि तैयार माल के मूल्य ह्रास में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द डैश ने गाड़ा था जिसे भारतीय व्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित करता है तो ये राजकृष्ण ने गढ़ा था, ये रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। वह क्षेत्र जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान था तृतीय क्षेत्र, इससे पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, ये याद रखना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट का होता है, सूत्र होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास यानी डिप्रेसिएशन, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। सकल घरेलू उत्पाद ये खूब पूछे जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का मूल्यह्रास होता है एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और दी गई सेवाओं, याद रखना है। अर्थव्यवस्था में एनडीपी का पूर्ण रूप होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाद में राष्ट्रीय आय को डैश पदों में मापा जाता है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर को कहा जाता है बजट घाटा कहा जाता है। बात कर लेते हैं 2022 से 23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमानित
विकास दर कितना है, 9.2% है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम, भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है तो सहायक नियंत्रण शामिल नहीं है। अर्थव्यवस्था में बजट अधिशेष का अर्थ होता है जब एक एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, ये शामिल नहीं, यानी कि इसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में बजट अधिशेष का, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की क्वेश्चन की। तो वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो मेघालय की कर्क रेखा होकर गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, यानी कि 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछाजार इसका ट्रिक होता है। वहीं बात कर लेते हैं आगरा और दार्जिलिंग। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री और सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, श्रीलंका। बात का वह नगर जो कर्क रेखा के नज़दीक है, उदयपुर, यानी कि त्रिपुरा। उदयपुर त्रिपुरा। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है, 8। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं, यदि भारत का मानक समय यमोत्तर पर मध्यम हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मौन का समय होगा 14.30 ये डिग्री, ये याद रखना है। बात करते हैं मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनती है 8 डिग्री चैनल, याद रखना है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात कंडला में सूर्योदय का समय होगा तो 7 बजे, लगभग 7 बजे, यानी कि 2 घंटा का समय, यानी कि 2 घंटा रहता है, इसमें अंतर, ये ध्यान रखना है। वही बात है भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद गुजरात में, बाद में दिखाई देता है, यानी सबसे बाद में डूबता है सूरज गुजरात में। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी है, 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा का निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान। अब है सूर्य की अनुलंबित किरणें भी कभी नहीं प्राप्त होगी श्रीनगर को। और भारत का प्राचीनतम भाग का है, दक्कन का पठार है। वही बात करते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। एलएसी का वास्तविक, यानी कि एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में, ये रखना है। और एलओसी की बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी याद रखना है। वही बात करते हैं डैश भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। पंजाब को। भारत पृथ्वी की डैश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में उत्तरी पूर्वी में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गोरमाता बिंदु है, या गोरमती भी कहा जाता है। भारत का सुदूर पूर्व बिंदु है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में है। और शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है, नांदेड़ है। डैश शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे पर से सबसे दूर है, नांदेड़। भारत को डैश भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया है, 4। भारत का क्षेत्रफल लगभग है 3.8 है, ये 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत डैश स्थान रखते हैं, 7 स्थान रखते हैं, 7वां स्थान रखते हैं। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं भारत डैश के उत्तर में स्थित है, ये देखो भारत जो है डैश के भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत के डैश राज्यों में भारत के कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है तो मध्य प्रदेश है, ये याद रखना है। और भारत के डैश राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है, गुजरात का सबसे लंबा है और गोवा का सबसे छोटा है। तटीय राज्य की बात करें, खूब पूछे जाते हैं, 9 तटीय राज्य है, जो कि बात कर लेते हैं 9 तटीय राज्य कैसे है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, चित्र बना देते हैं मैप का। इस तरह करके हमारा अपना भारत है। 9 तटीय राज्य ये है गुजरात, याद रखना, यहाँ पे गुजरात हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाता है, इसी साइड में यहाँ पे गोवा हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक भी है, और यहाँ पे केरल हो जाता है। यानी कि बात करें तो पश्चिमी घाट में कुल मिला के 5 राज्य होते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक और केरल। पूर्वी घाट की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है तमिलनाडु हो जाता है, 4 ही राज्य है। फिर यहाँ से यहाँ तक आंध्र प्रदेश हो जाता है, याद रखना। फिर यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा हो जाता है, और उड़ीसा के बाद की बात करें उसके बाद हो जाता है यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, WB लिख देते हैं, हो जाता है। यानी कि पूर्वी घाट में 4 राज्य है और पश्चिमी घाट में 5 राज्य। टोटल मिला के तटीय राज्य 9 हो जाता है, ये याद रखना है, 9 राज्य होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीप समूह की द्वीपों की संख्या, निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या कितने 22 है। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है लद्दाख है। बस्तर एक आदिवासी जिला देश राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ में। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में बना था, ये भी खूब पूछे जाते हैं। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, लेकिन वर्तमान में 28 व 8 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल परमाणु राज्य बन गया है, गोवा बन गया है, खूब पूछे जाते हैं। हिंद महासागर तक फैला हुआ है, भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रह का अनिवार्य कर दिया है, तो तमिलनाडु ने किया था। मध्य प्रदेश डैश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती बिहार के साथ। भारत की डैश राज्य सीमा महाराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उड़ीसा का। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है, मणिपुर का। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये सब इजी क्वेश्चन। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो यहाँ अगरतला है। झारखंड की रांची है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला, अब पहली शिमला है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की बात करें तो अमरावती है आंध्र प्रदेश का। हैदराबाद किसका है? तेलंगाना का। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। उड़ीसा सीमा डैश भारतीय राज्यों से जुड़ी है, 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की क्वेश्चन की, उसके बाद चलेंगे साइंस, उसके बाद करंट करेंगे, उसके बाद क्लास समाप्त कर देंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का हम प्रयास करते हैं। बात करते हैं धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था, आयताकार टैंक का था। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, रावी नदी के तट किनारे। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का डैश शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। चंद्रहुदड़ो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण, एक ही सवाल में सभी लपेट लिए हैं, ध्यान रखने। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल को सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो पाई जाती है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता के डैश स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले, धौलावीरा में। पुरातात्विक स्थल सूतकोटा स्थित है, गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो सर मोंटिक व्हीलर ने। ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, RD बनर्जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, तो 300 ईसा पूर्व की बात है। और डैश का विकास 5000 BC से पहले मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलछटी क्षेत्र में हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं इतिहास का। भारत इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी, तो 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंटों के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग जो है डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे कांस्य बनाने के लिए। मोहनजोदड़ो का नाम होता है डैश में मुर्दों का टीला, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते, पशुपति की। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में, याद रखना है। वही बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है डैश पशु अक्सर देखा जाता था बैल को, और नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा
सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी मोहनजोदड़ो से। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक अवशेष पाकिस्तान में यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिला है पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति नगरीय थी यानी कि शहरों में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले धौलावीरा से। और हड़प्पा पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी के पर। और हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी के सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र और या मॉडल प्राप्त हुए तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? सांड का नहीं मिलता है, बाकी का जीव का है, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मीर्ण पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुए थे लोथल से। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ पे? लोथल से ही प्राप्त हुआ है हाथी के दांत। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधित खुदाई। और सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर। और हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा गुजरात में जो है। एक जूते हुए खेत खोज की गई थी कहाँ पे? कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। अधिक संख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे? सिंधु घाटी में। और मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य, याद रखना है, पूर्व आर्य से ही। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातत्व खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है किससे? ईरान से। अवस्था ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में कपास की खेती का पहला सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली बनावली से। वह स्थान जहाँ से सब पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं। ताबूत जो सब दफनाया जाता था हड़प्पा से ही। और भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी गुजरात में ही। हड़प्पा डैश स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे बुर्ज से। और जोड़वे कल्चर एक चालकोलित पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्जहोम। सिंधु घाटी सभ्यता का डैश शहर में बंदरगाह पाया जाता है तो लोथल में। और बात करते हैं 1948 में अर्नेस्ट मेकर ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बना था, पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल को द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में पाया गया था। स्नानागार और अन्नागार दोनों पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का डैश स्थल अफगानिस्तान में है सोरतुगई। और मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था प्राकृतिक चारकोल की। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों ने डैश कहा जाता था, हिंदूस कहा जाता था। और दोमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल डैश राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान क्षेत्र से धातु मिली थी, तंबा की धातु मिली थी। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे बनावली से। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। और धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है गुजरात में। हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे कालीबंगा से। और मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, सुमेरियन नहीं थी। और हड़प्पा सभ्यता के डैश स्थल पाकिस्तान में नहीं है तो सोरतुगई जो है पाकिस्तान में नहीं है। अब चलते हैं साइंस रिवीजन की ओर। फटाफट साइंस रिवीजन कर लेते हैं। गॉस नामक इकाई मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण से। युग्मक ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल को। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड का एक कूलॉम विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पियर दर्शाती है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। अब बात करते हैं पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाती है मोल द्वारा।
पारसिक डैश की मापन की इकाई लंबाई की यानी कि दूरी की है। और एंगस्ट्रॉम डैश की मापन करता है लंबाई की। विद्युत आवेश से सही मात्रक क्या है? कूलम्ब है। 1 पास्कल के बराबर होता है न्यूटन। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो सीमेंस डायोप्टर जो लेंस की क्षमता मापा जाता है। और भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। और वहीं बात कर लेते हैं भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड घन। और भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर है। और भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर है। अब बात करते हैं भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई पास्कल है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन है। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैराडे है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि इकाई किसके? बेकुरल की है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन प्रति सेकंड है। और भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स है, याद रखना है। अपेक्षित घनत्व की इकाई इनकी कोई इकाई नहीं होती है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है यानी कि जड़ता गुण। लंबाई का एसआई मात्रक इकाई है मीटर है। और द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है। अब बात करते हैं उष्मागति तापक्रम का मूल एसआई इकाई मात्रक है केल्विन है। भौतिक में दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। तो दाब टॉर्क जिसका मात्रक है दाब का है। निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है टॉर्क। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है त्वरण। और ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। एटीएम और बार के बीच संबंध होता है। तो 1 एटीएम बराबर 1.013 बार के बराबर होता है। 1 पाउंड डैश औंस के बराबर होता है 16 औंस के बराबर होता है। मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता मापने के लिए। 1 नैनोमीटर डैश की तुल्य होता है 10⁻⁹ होता है। इसे 10⁻⁹। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है। तो पायरेनोमीटर का एक सदिश राशि होता है वैद्युत क्षेत्र, याद रखना वैद्युत क्षेत्र होता है। अब बात कर लेते हैं 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों तब बराबर होता है। वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाते हैं सदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहते हैं इसमें सदिश राशि कहलाते हैं। जिसमें परिमाण होते हैं मगर दिशा नहीं होते हैं तो क्या होता है? अदिश राशि होते हैं। इन भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि होती है यंग मापांक का। अदिश राशि नहीं है तो बल आघूर्ण नहीं है। अब बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एसआई इकाई का है सुमेलित। यहाँ पे तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ नीचे में क्या हुआ है इसका सुमेलित किया गया है। तो सही सुमेलित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दाब का पास्कल, शक्ति का यानी कि बल का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन, ऊर्जा का जूल। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है सुमेलित करना है। आपको क्या करना है? सुमेलित करके बताना है इसमें क्या आंसर होने वाला है। सही सुमेलन है एनीमीटर किसके एमीटर विद्युत धारा, यहाँ पे एमीटर वायु टेकोमीटर घूर्णन और पायरोमीटर उच्च ताप, ये सही के सभी मिलान किया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं अब करंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज हम करंट की बात कर लेते हैं। कुछ करंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं बी नारायण होंगे इसरो के नए प्रमुख यानी कि एस सोमनाथ की जगह यह लेने वाले हैं। और कौन से क्रम के होंगे या इसरो के अध्यक्ष ये आपको कमेंट करके बताना है इसका क्रम कौन से होने वाले हैं। तो चलिए हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो है डेली जो रिविजन करते हैं उसका रिविजन कर लेते हैं। आज हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक नोटा वोट कहाँ पड़े हैं। सर्वाधिक नोटा वोट जो पड़े थे हाल ही में लोकसभा चुनाव में तो कहाँ पड़े? तो इंदौर में पड़े थे। कहाँ पे? इंदौर में, याद रखना है। वहीं बात करते हैं सबसे बड़ी मतों से जीत जो हासिल किया था शंकर लालवानी जो था ये भी इंदौर का ही था, ये ध्यान रखना है। अब बात करें सबसे कम मतों से जो जीत हासिल किया था कहाँ में जीत हासिल किया था? मुंबई में जो है मुंबई में सबसे कम मतों से जीत हासिल किया था महाराष्ट्र में, याद रखना है। वही बात करते हैं निर्विरोध चुने जाने वाले मुकेश दलाल जो था कहाँ से चुने गए थे? निर्विरोध सांसद यानी कि एमपी चुने गए थे सूरत से मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए थे। वहीं बात कर लेते हैं 1 जून
यानी कि 1 जनवरी 2015 यानी कि 2025 से भीख मांगना अपराध घोषित किया है। कौन से शहर में? इंदौर में। अब वहीं बात करते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करते हो। भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या है? स्वच्छ शहर भी क्या है? इंदौर है। अगर वहीं पूछे भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश पूछे, अगर प्रदेश पूछे यानी कि स्टेट, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। ये याद रखना है, महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ प्रदेश है, शहर इंदौर है। वहीं बात करते हैं भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की टोटल की बात करें तो कितना है? तो यहाँ पे 43 हो गया है, 43 है। 43 क्रम का कौन सा है? 43 नंबर का है मोईदम, जो असम में कब्रिस्तान है। मोईदम असम का कब्रिस्तान है, असम में स्थित है, जो कि 43 क्रम का बना हुआ है। वही बात करते हैं होयसल मंदिर, होयसल मंदिर जो था, होयसल मंदिर, ये था कौन से क्रम का? यूनेस्को विरासत स्थल घोषित हुआ है 42वें क्रम का, 42 स्थान का, जो कि कर्नाटक में है। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की, हम बात करें तो शांति निकेतन की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन जो बनाया गया था, ये कौन से क्रम का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो 41 क्रम का है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बात कर लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा तो अभी हम बात किए हैं, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। तो ये कौन से क्रम का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित है? तो 40वें क्रम का है, जो कि गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में कुल 43 गो यूनेस्को विरासत स्थल है, लेकिन उनमें से हम बात करते हैं 7 गो कितना है? 7 प्राकृतिक है, प्राकृतिक विरासत स्थल है 7। और एक बात कर लेते हैं उसमें से एक मिक्स है, कंचनजंगा सिक्किम का जो है मिक्सिंग यूनेस्को विरासत स्थल है। और बचा कितना? 35 जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त लगा होगा। तो ज़रूर वीडियो के नीचे एक कमेंट करें, और इस तरह क्लास आगे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एक मोटिवेशन यानी कि दिल, बहुत सारा दिल कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।